परतंत्रावलोकनम ये संतरेंद्रिय है। अभी आयुर्वेद में जैसे मैंने आप सबको बताया या मैंने पहले से भी जो चर्चा करते हैं उन्होंने भी बताया कि आयुर्वेद की जो ग्रंथ है संहिता है जैसे चरक है सुश्रुत है रक्तांग हृदय रक्तांग सुग्रह इनको ही तंत्र कहते हैं। तंत्र यानी एक वो तो ही तंत्र बोला है। तो परतंत्रावलोकनम यानी कि चरक संहिता एक तंत्र है और इसको पढ़ते पढ़ते किसी और तंत्र को यानी अलग से देखा ये इसको कहते हैं परतंत्रावलोकनम। जो अपना तंत्र नहीं है जो मेरा ग्रंथ नहीं है इसमें से कुछ ना हो तो इसके लिए अलग से देख ले। अभी परतंत्रावलोकनम के परतंत्र के दो प्रकार हो जाते हैं स्वाभाविक से। क्यों हो जाता है? तो कौन सा प्रकार है? सेम डोमेन यानी आयुर्वेद का ही तंत्र अलग से देखना या आयुर्वेद के लिए किसी और तंत्र को देखना यानी जैसे ज्योतिष हो व्याकरण हो मीमांसा हो इसको देखना कुछ समय पूर्ण करने के लिए इसको कहते हैं परतंत्र अदर डोमेन यानी अन्य विषय हर विषय किमपि तस्य अवलोकनं के तदपि परतंत्रावलोकनम् स्वीय विषये परस्य तत्त्वस्य अवलोकनं के स्वतंत्रे एवं स्वविषये एवं परतंत्रावलोकनम्। अभी तो एक पहली बात ये देखना पड़ता है कि ये ऐसा परतंत्र का अवलोकन करने की जरूरत क्या है। ऐसा है कि आप सब जानते हैं आयुर्वेद का जो वाङ्मय है वो पूरा संहिता रूप में है। संहिता की व्याख्या जानते हैं परस्य संहिता सूत्र की व्याख्या जानते हैं अल्पाक्षरम असंधितम सारवत सूत्र। तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक जो हमारे ग्रंथकार है पत्रकार है उनको कम से कम शब्दों में बोलना और ज्यादा से ज्यादा लिखना ये बहुत अच्छा लगता है। ये अपेक्षा ही है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लिखना। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे विषय की चर्चा नहीं की जाती और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि अगर जैसे किसी ने पूछा था वो आईआईटी वाला काम गया कि कैंसर के बारे में इनकी क्या चर्चा जैसे कि अब मेरा डॉक्टरेट का विषय है अनुक्त आहार अध्ययन जैसे कि जो आहार इस संहिता काल में नहीं था लेकिन आज प्रचलित हुआ है उसका अध्ययन कैसे। तो आज तो प्रचलित है जैसे मेरा अध्ययन का विषय था चीज एक मॉडल मैंने बनाया और सैंपल दिया चीज का आयुर्वेद अध्ययन कैसे किया जाता है। और भी एक मेरा विषय था अनुक्त व्याधि अध्ययन जैसे कि सीआरएफ ऑरिकुलर फेलियर है या कैंसर जिसको कहते हैं। तो ऐसे लोगों का उल्लेख साक्षात नामावली को आयुर्वेद में नहीं। फिर भी हम चिकित्सा करते हैं कोई दूसरी चिकित्सा नहीं करते हैं। क्रिटिकल केसेस रहते हैं जैसे आईसीयू में एडमिट हो ऐसे अवस्थाओं का तो आयुर्वेद में होने की गुंजाइश नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा आपको विसर्जन के लिए एक बड़ा एक मैं फ्रेमवर्क दे देता हूँ। आपको सब लोग मैथ्स तो 11वीं 12वीं तक पढ़े होंगे। तो ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो इसमें हम लिख देते हैं देश काल और ये है व्यवहार। जैसे कि मैंने आपको बताया कल या परसों कि तुलना करना यानी साधर्म्य और वैधर्म्य का एक जस्टिफिकेशन देना किस फ्रेम पर देश काल व्यवहार। एक और मैं उदाहरण बताता हूँ आपको थोड़ा सा एक गाने का ही उदाहरण है। आपने सुना होगा केसर की बाहर चोरी चौकों बदन पूरे जैसे जी ने गाया कवि जी और मना जी ने गाया। अभी उसमें ऐसी बात है कि वो गाने की सिचुएशन है। गाने की सिचुएशन से भीमसेन जी को मन्ना जी पराभूत करते हैं। केसर की बाहर चौकों का बदन पूरे आपको मिल जाएगा। तो उसमें भीमसेन जी का पराभूत होता है, वो जाते हैं।
और उसके बाद 20 साल बाद या 20 साल बाद एक मूवी आई थोड़ा सा, आपने गाना सुना होगा, मन्ना डे जी और किशोर दा जी। थोड़ा सा का फेमस गाना है, मेरे सामने वाली खिड़की में, जो सुना है आपने? तो वो गाना अभी उस जाने में मन्ना डे जी को किशोर कुमार पराजित करते हैं। तो अगर ये लिनियर लिखा जाए कि भीमसेन जी पंडित जो भारत रत्न थे, मन्ना डे, मन्ना बाप और किशोर, तो अगर ये लिनियर स्केल पे लिखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि भीमसेन जी से बड़े मन्ना दा और मन्ना दा से बड़े किशोर जी, तो भीमसेन जी से बड़े गायक थे किशोर जी। ऐसा समीकरण हमारा हो सकता है, जो वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि हमने उनके जो मापदंड है वो देश का व्यवहार पर नहीं किया। इसमें देशी अंतर क्या है? देशी अंतर कोई नहीं, दोनों मुंबई में ही बनी है फिल्म, लेकिन कालिक अंतर क्या है? तो 10 या 15 साल का अंतर है। और व्यवहार का अंतर क्या है कि उन्होंने उनको मूवी में बोला गया था कि आपको इसको पराजित करना है। जैसे कि मन्ना दा ने कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं तो तैयार नहीं था भीमसेन जी के सामने गाने के लिए, तैयार ही नहीं था, उनके साथ गाना आएगा नहीं, लेकिन भीमसेन जी बोले कोई बात नहीं, आ जाओ हम साथ मिलकर गाएंगे। ऐसी थोड़ी बात है कि आपको गाना सिलेक्ट करना है ना कि हमारी कुश्ती करनी है। तो उसके बाद भी ऐसा हुआ कि मन्ना दा और किशोर जी बोले कि इनके साथ में क्या करूं, लेकिन ये भी बोले कि नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे हरा तो तैयार। ये व्यवहार का अंतर है, समझ रहे हैं? ये व्यवहारिक अंतर है, देश में अंतर नहीं है, लेकिन काल में अंतर है और व्यवहार में अंतर है। तो हम ऐसा समीकरण नहीं कर सकते कि इसमें ये तीनों में सबसे बड़ा गायक कौन, इस सबसे भीमसेन जी है, सबसे किसी को आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन चित्रपट की हिसाब से अगर देखें तो क्या होता है, इनको इन्होंने हराया, इनको इन्होंने हराया, तो ये सबसे बड़ी ऐसी हमारी एक भावना हो सकती है। रिसर्चर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी अपनी समस्या है वो देश काल और व्यवहार पर मान लीजिए, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही मिल जाते। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आपको समझ में कोई भी चीज हो, तो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कारण संविधान का देश कौन सा है, काल कौन सा है और उस समय का व्यवहार कौन सा है, इसके कारण ही संविधान में जो जो विषय समाविष्ट किए जाए उनमें अंतर पड़ता है। जैसे कि चरक का काल है जो ईस्वी पूर्व 3,000, तो ईस्वी पूर्व 3,000 में प्रेशर कुकर नहीं था, तो अभी आ गया है। जैसे कल मैंने पूछा आपको कि हमारे आदर्श शिवाजी महाराज आज रहते हैं तो कौन सी वाली बाइक यूज करते हैं, तो उस समय जो उसका मूल मंत्र था कि कम से कम एक्सपेंडिचर, कम से कम मेंटेनेंस और फास्ट मूवमेंट, ये अगर उनका मूल मंत्र था तो इस सोचे आज वो घोड़ा भी ले लेते थे, बाइक भी ले लेते जो कम से कम मेंटेनेंस वाली हो, ज्यादा से ज्यादा अपना फ्यूल कंजम्पशन, कम से कम फ्यूल कंजम्पशन करे, कहाँ भी मिले। तो ये व्यवहारिक बदल है ना कि, और देशी बदल है, कालिक भी बदल। तो ऐसे कारण रिलीजियस ग्रंथों में या अन्य तीनों की ग्रंथों में इसमें अनुक्त और वेशोक्त बहुत कुछ रह जाता है, ये समझना महत्वपूर्ण है। अनुक्त तथा वेशोक्त, अनुक्त क्यों? क्योंकि ऐसी दिक्कत होती है, जैसे किसी ने पूछा कि कैंसर के ट्रीटमेंट क्या है या लिवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, तो ऐसे जो लिवर सिरोसिस नामक अल्ट्रासाउंड ने किया नहीं है, करने की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये नई व्याधि है, जैसे व्यवहार में हम कहते हैं मैंने नया घर ले लिया, मैंने नया शर्ट ले लिया, मैंने नया कुछ काम ले लिया, तो ये व्यवहार में बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्र के बारे में ऐसी समस्या आती है कि मैं अगर वो कभी ये नया है तो इसका मतलब मैं मेरे शास्त्र के हिसाब से इसका ऑर्गेनिज्म ले नहीं सकता, इसकी तो बात नहीं। चाहे कौन सी भी समस्या हो, आयुर्वेद अपने हिसाब से उसकी तरफ देख सकता है, उसका एक एनालिसिस कर सकता है। जैसे कि नए खाद्य पदार्थ हो जिसको आप व्यवहार में नहीं बोलते, जैसे चीज हो, वड़ा पाव हो, बर्गर हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, हम लोगों ने उसका एक आयुर्वेद सैद्धांतिकरण कर लिया। जैसे मैंने कुछ चीज कर लिया,
उसके बाद में लोगों ने वड़ा पाव का केक कर लिया, किसी ने मिसळ का कर लिया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स का कर लिया। ऐसे ऐसे नहीं, जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसमें भी परिवर्तन आया है। अभी मैं प्रोफेसर साहिबा को बता रहा था कि एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आप दूध गर्म करोगी या दही 3 घंटे रखोगी या 4 घंटे रखोगी तो उसमें बहुत ही परिवर्तन आ जाता है, जो टॉक्सिक हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का की जो बर्तन है वो पहले काम में नहीं था, चलन में नहीं है, होने की गुंजाइश भी नहीं, जरूरत भी नहीं। लेकिन आज हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जो बताए हुए हैं उसके अनुसार हम एल्यूमिनियम का परीक्षण कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। उसके ऊपर निबंध लिखा है और जो भी पेशेंट मेरे पास आता है अगर कोई बोलता है कि हाँ, बहुत सारे घरों में बड़े बड़े घरों में हमारे यहाँ ऐसी मतलब से चाय बनाते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन, तो मैं कहता हूँ आज पहले काम ये करो, एल्यूमिनियम के बर्तन देख दो बाहर, और नहीं तो मुझे एक वो बर्तन छोड़ो, नहीं तो मुझे छोड़ो, अपयश की टीका मुझे मत करना, मैं दवाई दूंगा आपको और आप ये एल्यूमिनियम के बर्तन में रोज दूध गर्म करोगी या वो अपयश का टीका मुझे मत करना, या तो वो छोड़ दो नहीं तो मुझे छोड़ो। तो ज्यादातर पेशेंट वही छोड़ देते हैं, मुझे छोड़ा नहीं किसी ने। तो ये अंतर होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी लोगों को हम कहते हैं, हम लोग नहीं कहते नियम। और वैशक्त क्यों होता है? क्योंकि इसमें ही कहा है कि वैशक्त ही है, ज्यादा बोल ही नहीं सकते। और इसकी एक एनालिसिस करने की, इसका एक सैद्धांतिक हल करने की आयुर्वेद की परंपरा, जैसे कि अम्लपित्त नाम का रोग, अम्लपित्त नाम का रोग एक 12वीं-13वीं सदी तक उसका डायरेक्ट नामाभिधान आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं है। चरक संहिता में अम्लपित्त रोग का डायरेक्ट नामाभिधान नहीं है, लेकिन आगे वाले जो 12वीं-13वीं सदी के बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे नामाभिधान हो या पाचन संहिता हो, उसमें अम्लपित्त नाम का अलग एक व्याधि लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐतिहासिक पाठों में ये तो चरक संहिता के काल में समुद्र से और इतना नहीं था, इतनी ज्यादा गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन 12वीं-13वीं में या उससे पहले इतिहास की थोड़ी कम जानकारी, जब समुद्र से भागदौड़ शुरू हुई, वहां से यहाँ लोग आने लगे, यहाँ से वहां जाने लगे, जो शांति से कम चला था उसमें थोड़ी गड़बड़ आ गई, तो उसके कारण यह अम्लपित्त रोग का प्रादुर्भाव इतना हुआ उसकी दखल ले ली। क्या है यार, ये हमारे यहाँ लिख रहा है, हमारे यहाँ शब्द है एक अन्नपान विधि अयवोक्तः प्रायोपयोगी, अन्नपान विधि इसमें हमने कहा है जो प्रायोपयोगी है। तो इसके हिसाब से जो जितना प्रायोपयोगी है उस देश में उस काल में इसका प्रायोपयोगी का व्यवहार है, इतना ही स्वाभाविक ग्रंथों ने किया। जैसे अभी मुंबई की हो रहा है, तो मुंबई में आप कहाँ भी चाहे, या बर्थडे हो या सत्कार हो या कोई भी हो, दुर्घटना हो, इनको क्या जरूरत पड़ती है कि लोकल है कि नहीं, लोकल है कि नहीं वहां पे खाने। तो दुनिया भर का कोई भी कार्यक्रम हो तो लोकल से ट्रैवलिंग इनके लिए प्रायोगिक है। तो अगर मुंबई से कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो हमें उससे पूछना पड़ता है कि लोकल में कितना समय बिताते हो, क्यों? क्योंकि वो एक प्रायोगिक एक व्याधि का कारण बन जाता है, चाहते हुए तो चाहते। डोंबिवली में कोई रहता है और काम के लिए वो सीएचसी जाता है तो पूरा उसका 1 घंटा आना जाना लोकल में हो जाता है। तो लोकल ट्रेन, सॉरी लोकल ट्रेन है मुंबई की लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन। जैसे पुणे में अगर कुछ भी कार्यक्रम करना हो आपका तो क्वारंटीन, पुणे में अगर किसी और दोपहर 1 से 4, पुणे में 1 से 4 में कोई व्यवहार नहीं चलता, सब सो जाता है। देखो खा नहीं मिली, आप पुणे के डॉक्टर को देख लीजिए, हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, ये मैं 2 बजे मेरा फोन साइलेंट पर रख देता हूँ, 3:30 बजे तक किसी को जवाब नहीं देता। हाँ जितने घंटे हो गए डॉक्टर उसको 2 से 3:30 बजे से स्विच ऑफ, तो नहीं 3:30, बाकी 3:30 के बाद दूसरे दिन 2 बजे तक चालू रहता है। रात को भी चालू रखना ही पड़ता है भैया डॉक्टर को, सीधी बाकी। हाँ तो कह रहा था कि ऐसे प्रायोगिक को होते हैं, ऐसे अलग अलग सीजन में अलग अलग शहरों में अलग अलग सालों में कुछ न कुछ प्रायोगिक हो जाता है, प्रायोगिक हो जाता है।
आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं आपके गांव में या आपके गांव में? जैसे कोकण के लोग, तो कोकण के लोग जो है अपना वहां पे 4 महीने ऐसी दिक्कत आ जाएगी उनकी, 4 महीने वो आवागमन ही स्तब्ध हो जाता है, यहाँ से कोई वहां के पूरे घर में अटके हुए हैं, तो उसके कारण उनका खाना पीना ये सब एक सिस्टमाइज हो जाता है, तो वो वही खा लेंगे जो पहले 8 महीने उनको सैचुरेट करके रखा। ऐसा कोई आपके को वही खा लेंगे तो फ्रेश कोई मिलेगा नहीं। तो आपके गाँव में भी ऐसा कुछ प्रायोगिक कोई भी खाना या प्रायोगिक कोई भी घटना जिसको प्रायोगिक कहा जाता है, ऐसे आपके गांव में कुछ ना कुछ प्रायोगिक हो, प्रायोगिक होगा। भोपाल में पोहा और चाय। अच्छा, तो नागपुर में तो मैंने कहा देखा कि पोहा और चिकन खाते। हाँ, तो ये फर्क अंतर क्यों देखना पड़ता है, इसका एक थोड़ा सा विवरण कर लेते हैं। उसी के कारण इसमें जरा थोड़ा नाम आता है। तो ये अमुक पढ़ाई के समय में है, जैसे वो पोहा ये अभी ग्रंथों में आप करेंगे, ग्रंथों में आपको कोई ऐसा पढ़ाई के दिखाई देता है? मंगलाचरण है सभी ग्रंथों में, तो अगर किसी को अभी भी ग्रंथ लिखना है तो वो मंगलाचरण तो करेंगे। फिर और ये खाने का होता है और कुछ समस्या हो सकती है किसी गांव में, पेट की समस्या, जैसे कि कलकत्ता है, कलकत्ता में दुर्गा पूजा से कारण एक समस्त उनका व्यवहार अलग हो जाता है, बदल जाता है। 7 दिन तो जितने दिन दुर्गा पूजा रहती है उनका व्यवहार भी बदल जाता है, तो ये 7 दिन उनके लिए अलग से लागू है। किसी भी मुद्दे की चर्चा करना हो तो ये दुर्गा पूजा से पहले करेंगे, दुर्गा पूजा के बाद करेंगे। 9 दिन पूरा अभी पुणे में गणपति शुरू होंगे तो 10 दिन हमारे पुणे में कुछ काम नहीं होगा, और 10वें दिन से लेकर लगभग 12वें दिन तक हमारी यहाँ जो प्रोसेसिंग चलती है, ढोल पथक कहते हैं, अभी लगभग 200 से ज्यादा ढोल पथक है। तो वहां से आवाज आप थोड़ी शांति से बैठोगे, थोड़ी की ढोल पथक की आवाज आपको यहाँ पे इतने ढोल सुनने में बचते। हर एक पथक में कम से कम 50 और ऐसे 200 हमारे यहाँ ढोल पथक। मैं घर और क्लिनिक का अंतर है 2.5 किलोमीटर, लेकिन उसमें 20 ढोल पथक है। सब लोग को 50 तो बहुत ही बिल्कुल रोचक रहते हैं, और उसमें ध्वज पथक भी रहता है। पहले तो शस्त्र का प्रदर्शन भी रहता था, अभी पुलिस ने लोगों ने बंद कर दिया। मैं खुद खड़गदा प्रदर्शन करता था में, अभी तो अनुमति नहीं है। अच्छा, तो ये इसका मतलब है प्रायिक जो होता है उसकी ही दखल लेते हैं, जैसे कि मेरा अमर करना होता है, और जो नहीं रहता भाई अभी कुछ समस्याएं नहीं जाता है, जैसे गुलाम है, तो गुलाम का होना पूर्वकालिक संहिता में नहीं है, क्योंकि गुलाम नहीं था उस समय, गुलाम नहीं, टमाटर नहीं। अभी देखिए व्याधि भी है, एक फिल्म तो व्याधि है, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेफ का तो हाँ यार, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से कब आए हमारे यहाँ, पहले तो नहीं थे, आने के बाद उनको एक अलग नाम दिया, किरण का नाम दिया है, क्योंकि जो बाहर के लोग थे उन्होंने ये डिसीज लाया, इसलिए उसको नाम दिया किरण। हाँ, तो ऐसा एक नए जो घटनाएं घटती है जिसको हम व्यवहार में नए होते हैं, उससे रकम लेने की हमारी परंपरा है। तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि अनुक्ता और निशुल्क यानी क्या होता है कि व्यवहार में भी हम कह सकते हैं, जैसे कि एक शब्द लिख लेता हूँ, थोड़ा आगे आए अपने यहाँ का पाटल पाटल आ गए, पाटल आ गए। तो ये मैंने हाईवे पे मैंने ऐसा बोर्ड देखा, ऐसा बोर्ड देखा। अभी इसका मतलब क्या है, कौन सा दुकान, हाँ क्या है इसका दुकान, हाईवे के पास मैंने ये बोर्ड देखा।
ढाबे के पास ही देखा, इतना ही लिखा था सुबह इस दिशा से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है। तो उसने बताया कि सर ऐसा है कि हाईवे के पास शराब के दुकान अलाउ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है शराब का दुकान इस दिशा में। तो इससे हमें पता क्या चला कि शराब का दुकान इस दिशा में है और कम से कम 500 मीटर अंतर पर है। तो इसको कहते हैं बेशुद्ध। अभी जिसको समझ आया उसको समझ में आ गया, मेरे समझ में नहीं आया, आपके भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। जैसे कि व्यवहार में हम कोई दादी जी रहती है घर पे बोलते हैं कि कल एकादशी है, ठीक है ना। तो घर में एकादशी है इसका मतलब क्या क्या होता है, उपवास है, यानी कि खाने में कुछ परिवर्तन होगा, चावल नहीं मिलेंगे, आप ये थोड़ा जनरेशन कर रहे हैं कि कर रहे हैं, हाँ मैं फल मिलेंगे आपको, खिचड़ी मिलेगी। तो ये उन्होंने क्या किया, दादी जी ने सिर्फ कहा कि कल एकादशी है। तो इससे अपने अनुमान क्या क्या लगाया, तो इतना ढेर सारा अनुमान लगाया कि सुबह जल्दी उठना है, भगवान की पूजा करनी है, तिलक लगाना है, फलाहार मिलेगा मुझे, खिचड़ी मिलेगी, ये बाकी मुझे बाहर जाकर ब्रेड नहीं खाना है, बिस्किट नहीं खाना है, सुबह ऊपर उठकर मुझे बिस्किट खाने की, चॉकलेट खाने की नहीं चलेगा, इतना सब आपको ध्यान में आएगा। ऐसे रेशो ये आपके समझ में, तो ऐसे अमृत और रेशो के कारण हमें बहुत बार ये ग्रंथों में होता है, इसलिए हमें परमंत्र का अवलोकन करना पड़ता है। तो सेम डोमेन में क्या होता है कि और ग्रंथ जब लिखते हैं तब आयुर्वेद की एक हमारी परंपरा ऐसा है, चरक जी कहते हैं पराधिकार जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो ये देखता है कि पेट कहाँ चाह, आप कहते हैं कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो फिजिशियन आके देखता है, बोलते नहीं ये तो मेरे बस का काम नहीं, ये अपेंडिसाइटिस है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या करता है वो लिख लेता है काइंडली रेफर टू द ऑन फॉर सर्जरी, ठीक है ना। तो ऑन फॉर सर्जन आ जाता है, जो भी होगा उस चीज का देखते हैं, बोलते हैं हाँ ये अभी अपेंडिक्स है और हो गया है, तो आपकी शरीर चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो ये फिजिशियन क्यों नहीं करता चिकित्सा, क्योंकि वो उसका डोमेन नहीं, वो बोलता है कि ये मेरा अधिकार ही नहीं। चाहे कोई भद्रा महिला आ जाए वहां पे और भद्रा महिला को कोई समस्या है तो चिकित्सक बोलते हैं नहीं बहन जी ये मेरा डोमेन नहीं, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, आप महिला विशेष चिकित्सक को दिखाना है ना। ऐसा तो आपका अनुभव, इसको बोलते हैं पराधिकारी इसके कारण चरक ये बोलते हैं ये मेरा अधिकार नहीं है, इसको शल्य अधिकार ऐसे कहते हैं किसी भी, तो इसके कारण भी हमें परंपराओं करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि अदर डोमेन में क्यों जाना पड़ता है, जैसे कि किसी ने तो बताया कि ये वर्णन यहाँ पे नहीं है तो वहां से हम लाते हैं, ऐसे भी व्याकरण को भी करना पड़ता है कि ये मेरा नहीं है तो उस नंबर से लाए, तो उसके उदाहरण में कुछ आपको तो सेम डोमेन के तो उदाहरण आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे व्याकरण के कुछ बताइए आप, व्याकरण हो या जगत को, तो व्याकरण से ही उन्होंने अलग ग्रंथों से ये परिशोधन किया है, साहित्य में शायद हो सकता है, वेदांत में शायद हो सकता है, ग्रंथकारों में ये कब होगा क्योंकि वेदांत के ग्रंथ अलग नहीं, मीमांसा के जैसे मीमांसा आठ की परिशोधन अलग है और एक गुरु मत जिसको कहते हैं प्रभाकर मत उसका अलग। तो हाँ अच्छा, तो इन्होंने कहा कि व्याकरण और चरित्र में प्रकृति प्रत्यय कल्पना अलग अलग है, तो एक दूसरे को और ये आयुर्वेद की जगह संकल्पना आती है स्वयं प्रबंध की, लेकिन बाहर के ग्रंथों में कम आती है। तो लेकिन अगर और एक मतलब उन्नत रूप के रूप में आता है। ये ज्यादातर ऐसा होता है कि आयुर्वेद छोड़कर अन्य तंत्रों में इसकी गड़बड़ी नहीं होती कि सब सेम डोमेन में ही मंत्र किया जा सकता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में तो क्या होता है कि जैसे आँख का विषय है तो चरक जी बोलते ये मेरा विषय नहीं है, वो इंग्लिश सभ्यता में नहीं हुआ। शल्य तंत्र का विषय है तो एक उदाहरण मात्र कुछ बताते हैं कि बोलते शल्य बोलते जा शल्य करना तो मेरा विषय नहीं है,
अब सुश्रुत संहिता में जा रहे हैं। तो ऐसे किन किन इसमें किया है आयुर्वेद ने, पूरी एक पूरी तो जानकारी ले लेते हैं। तो सुश्रुत संहिता में 6 डोमेन में सुश्रुत संहिता है, कामधर संहिता है और भी बहुत सारे। अभी अदर डोमेन देख लेते हैं। ये है एक आपको उदाहरण दिखाया है कामसूत्र का। ये सूत्र हमारा आया है वजो रूप वजो आविर या जैसे प्रमाण करना। हाँ बताओ। तो वजो रूप वजो आविर या जैसे प्रमाण करना एक प्रिय पत्नी का एक वर्णन चल रहा है आयुर्वेद में, वाशीकरण के अध्याय में चल रहा है। अभी ये हाव क्या है नहीं पता है, तो हाव का विस्तार नहीं किया है। हाव यानी हाव और भाव, मराठी में बोलते हैं हाव भाव। तो हाव यानी गाय का हाव यानी वाची का चेत। तो हाव इसका विवरण यहाँ पे नहीं है, तो वो हमें कहाँ से लेना पड़ता है, वो कामसूत्र से लेना पड़ता है। तो अभी हाव का जो वर्णन है वो अलग अलग कामसूत्रों के ग्रंथों में आया है। जैसे कि हाव के 24 प्रकार बताए, शारीरिक इच्छा के शारीरिक तीव्रता के 24 प्रकार बताए अलग अलग ग्रंथों में। तो उसमें हेला विक्षिप्ति विभोग काम वगैरह बहुत सारे। मेरा इस पर ही यूट्यूब पर एक लेक्चर है, तो मैं आप वहाँ ज्यादातर सुन लीजिए। यहाँ मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये हाव का विवरण मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ऐसा ही मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब चैनल पे, श्री बावड़ेकर यूट्यूब चैनल का नाम है, श्री बावड़ेकर। बाकी सब व्याख्यान तो पूरे आपके मतलब के लिए कि आयुर्वेद के जो कंसल्टेंट है उनके लिए व्याख्यान आप वो हो जाओगे, लेकिन ये शायद आपको कुछ न कुछ मदद करेगा। तो हाव का तो वहां पर विस्तार देख लीजिए कि हाव क्या होता है, हाव के प्रकार क्या होता है। जैसे कि हेला, हेला यानी उत्तर इच्छा, महिला की उत्तर इच्छा व्यक्त करना। विक्षिप्ति, विक्षिप्ति यानी संताप से आवरण वगैरह देखते हैं, जो महिला करती है वो संताप आ रहा है, मुझे नहीं आपने ये उत्तर मालूम नहीं किया तो देख दिया, ऐसा कुछ है तो उसको बोलते हैं विक्षिप्ति। विरोध कहा गया है, पति ने जो प्यार से लाया है उसको भी देख लिया। तो ऐसे लोगों ने 24 प्रकार किए। तो इसका कारण इसको बोलते हैं ये परंपरा हो। अगर आयुर्वेद के लोगों को ये समझाना है और तो हमें ये परंपरा से यानी कामशास्त्र से लाना है। और क्या है तो हम देख सकते हैं कि नारद सरोवर में ये बात आ है वो साहित्य में भी आया है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये हमने कहाँ से लिए, आयुर्वेद के लिए जो हम विवरण करते हैं वो हमने ले लिए साहित्य से या नारद सरोवर से। तो इसको कहते हैं हम परंपराएं और हाँ बिल्कुल। तो अभी गुरु जी ने ऐसा पूछा इसका विवरण करने की जरूरत क्या है। तो ऐसा है कि ये तो हो गए देशों, क्योंकि हाव से कुछ ना होता। हाव का मतलब क्या है, शरीर के, तो शरीर की चेष्टा व्यायाम में भी होती है। तो कामसूत्र या स्त्री क्षेत्र या पुरुष विशेष में शरीर व्यायाम का होती है। शरीर चेष्टा या चेष्टा शरीर का बरोबर नहीं, देहे व्यायाम का नाम क्या था, मात्र समाज शरीर। शरीर चेष्टा व्यायाम भी कहते हैं और हाव को भी कहते हैं। तो इसका एक परस्पर का विवरण जानना, इसका विवरण होना। और हाव का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, शरीर चेष्टा वो कितने प्रकार की होती है इसका विवरण आयुर्वेद में करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डोमेन नहीं है। जैसे कि आपको और भी बहुत सारे बातें बता देता हूँ जो उसमें मेरे लेक्चर में विवरण है उसका, कि ज्यादातर लोग कामसूत्र देखते हैं तो आसन के बारे में देखते हैं, नहीं ऐसी उसको लिमिट बचती है, वो बहुत ही अच्छा मंत्र है। लेकिन आयुर्वेद में जो एक शरीर की बात नहीं है वो सिर्फ अपज्ञात शरीर है। लेकिन सिर्फ अपज्ञात ही तो हो नहीं सकते ना। जैसे रोज में गाया गया है
तृप्त्यर्थम भोजन हमेशा संतानार्थम च वैद्यम, आप जानते हो। तो जैसे संतानार्थम वैद्यम की चर्चा है वो आयुर्वेद में की है। उसके नियम पता है, कितने बार करना है, कौन से ऋतु में करना है, कितनी बार करना है, वो सब पता है। लेकिन तृप्त्यर्थम वैद्यम भी एक पता होता है, संतान की विरहित भी एक भोजन का पता होता है। तो उसका भी आयुर्वेद नहीं करता क्योंकि वो हमारा डोमेन ही नहीं है, वो उस पर हमें जाना ही नहीं। तो आपको अगर लेकिन व्यवहार में जब आप पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ये समस्या लेकर आते हैं क्योंकि हमारा पटना नहीं है। आपको आपको गांधीर्य पता नहीं सकता कितनी गंभीरता है। जब मैं पेशेंट देखते हैं तो इसमें ये शारीरिक नजदीकियां, यह बहुत सारा गंभीर समस्या है, डायोड से जा रहे हैं और बहुत ही गंभीर समस्या है। 10 साल पहले तक हम ये सवाल इतनी ज्यादा से गंभीरता से लेते नहीं थे, लेकिन आज ऐसी बात है कि जब भी कोई अप्रूव आता है या भद्रा महिला कोई आती है, उसको व्याधि कौन सा भी रहे तो ये हिस्ट्री कुछ नहीं पड़ती है। ऐसी गंभीर समस्या है। मैं आपको बिल्कुल ये जब नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिए कि आपका क्या अनुभव, वो बताएगा कि हाँ ये समस्या है, उसका कुछ ना कुछ कारण शारीरिक या मानसिक परिणाम होता ही रहता है। तो इसके कारण हमें ये हाँ का कुछ ना कुछ मतलब निकालना ये लेना पड़ा, वो तो हमने ले लिया। अभी और भी कई सारे डोमेन है, जैसे कि सूर्यशास्त्र है। अभी आयुर्वेद में बताया गया है कि इसका एक सूप करो या इसकी एक रसाला बनाओ या इसका एक, ये कैसे करता है? तो ये सब डोमेन कहाँ पे जाता है? सूर्यशास्त्र में जाता है। और कौन से ग्रंथ है इसके? सूर्यशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे क्षेमक ये लगा आपको मालूम। सूर्यशास्त्र है पाकशास्त्र। जैसे कहा है कि इसकी खिचड़ी बनाओ, इसका पापड़ बनाओ, लेकिन पापड़ कैसे बनाना है इसका वो आयुर्वेद में करना नहीं है उनको, क्योंकि बहुत सारी बात चर्चा करती है। तो पापड़ कैसे बनाया, खिचड़ी कैसे बनाया, ये श्रीखंड कैसे बनाना है, इसका भी कहाँ पे आता है? तो क्षेमक है, पाका सर्वस्व है, पाका दर्पण है, भोजन है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें इसका विवरण आया है। इतनी बारीकी से विवरण आया है कि कौन से लकड़ी पे आप पानी उबालोगे उसका क्या परिणाम होगा। इतनी बारीकियों से अध्ययन हमारे सूर्यशास्त्री भी करते हैं और गंभीर अध्ययन। तो उसका भी हम अतिदेश या एडवर्ड, जैसे मैंने स्टूडेंट का काम किया था, मैंने ही उसमें गाइड किया था कि पूर्वकालीन जो पद्धति थी, जैसे अलग अलग लकड़ी होते उबाल देंगे या उसका ईंधन क्यों इस्तेमाल करते थे, तो अभी उन्होंने मेरे स्टूडेंट ने अभी माइक्रोवेव का अध्ययन कर लिया। माइक्रोवेव पे कुछ गर्म करने की परिणाम आयुर्वेद, यानी वो उस चपाती पर या रोटी पर या कुछ भी जो गर्म करते हैं उससे क्या होता है, उसका आयुर्वेद बोलते हैं। ये हमने कर लिया था, ये हमारा एक अनुक्त व्याधि अनुक्त आहार का अध्ययन के रूप में हमने कर लिया। तो उससे बेसिकली क्या किया हमने वहाँ पे सूर्यशास्त्र में इस लकड़ी से अगर पानी गर्म कर दिया तो ऐसा परिणाम होगा, ऐसा कहा है किस परिणाम कि भला तो जैसे काटेज टू हम कभी नाम काटेज टू तो जन्म केवल होगी तो सब परिणाम का गर्व है। तो उसको हमने पकड़ लिया, उसका जहाँ हो सका वहाँ हेतु कर दिया और उस हेतु से आज के गैस का जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है उसका और माइक्रोवेव का और ये जो अलग अलग अभी कुकिंग के साधन हो गए उसका अध्ययन किया। एक नदी की बात बताता हूँ आपको। अभी जो तखत हमारे यहाँ बनाते हैं, तखत को हम ये बनाते हैं रवि से, तो ये इसमें कैसे गति रहती है। अभी मार्केट में जो आए हैं बिस्तर आए हैं, तो आप उसमें डुबो दिया तो भर गिर जाता है, एक ही दिशा में, लेकिन उसका जो रोनी का निकलता है वो अगर उधर के आप एक थोड़ा पानी पर डालोगे तो फैलता नहीं है। ऐसे बनाया हुआ रोनी तरह पानी पे डालोगे तो बिल्कुल फैलता है। इसका मतलब संस्कार से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आप देखिए, तो ये जो बिस्तर से बनाया हुआ टॉयलेट है उसमें वो टेस्ट भी नहीं आती और उसमें वो आयुर्वेदिक गुणधर्म भी नहीं आती।
जिसे हम कहते हैं कि तगड़ा बनाना है, तगड़ा बनाना है तो ऐसे ही बनाओ, ऐसे मिक्सर से मत बनाओ या मिक्सर से तगड़ा मत बनाओ, वो तगड़ का ये बाहरी टूट आ जाएगा, घर को नहीं आ जाएगा। और एक मैं पते की बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल वो पलाश के अगर हो बिल्कुल फर्क पड़ता है, वो शीशम की हो फर्क पड़ता है, वो सागवान की हो फर्क पड़ता है, लेकिन वो अति सूक्ष्म फर्क है। लेकिन घर में अगर आप बनाना चाहो तो कम से कम रवि से बना लो, ठीक है। हाँ लकड़ी नहीं तो एक कम से कम स्टील का लगेगा। नहीं ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, तो हम पेशेंट को बोलते हैं करना नहीं, क्योंकि जब आरोग्य की बात आती है ना तो वो कोई करने को नहीं। तो चलो ये हो गया। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जब ऑपरेट करा था 2005 साल में, तब एक सुरभीक नाम का कार्यक्रम था टीवी में, आपने देखा होगा शायद, हाँ सुरभीक। तो उसमें वो सिद्धार्थ था और वो हमारी पूरे की महिला थी शादी। हाँ तो उन्होंने बताया कि ये जो ब्रांड रख रोग है उस पर अचानक लोगों ने वॉशिंग मशीन लेना शुरू की। 50-60-70 वॉशिंग मशीन अचानक से 15 दिन में ले ली। तो कंपनी को भी आश्चर्य हो गया कि अचानक 15 दिन में 60-70 मशीन क्यों चले गए और ब्रांड रोड पे क्यों चले गए। तो ढाबे वालों ने ले ली और किस लिए, रस्सी बनाने, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऐसा होता है ना, वो जैसे रवि ऐसी होती है हमारी, वैसा वॉशिंग मशीन नीचे से ऐसा घूमता है, तो इसके कारण उनका आउटपुट अच्छा टेस्ट बन गई। तो ये किसी ने जो पहला जीनियस था इसको भी गया ये रवि है, तो उन्होंने ये इस्तेमाल कर दिया। तो 15 दिन में 60-70 वॉशिंग मशीन उन्होंने ले ली। तो ये अंतर है, टेस्ट में फर्क जाता है, तो लस्सी का टेस्ट ही बदल गया। तो ये बात नहीं है। तो शुद्ध शास्त्र में भी हम बहुत कुछ लेते हैं कि कौन सा बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से खाने के लिए और परोसने के लिए। जैसे श्रीखंड हो आपका, तो या तो कांच में परोसिए या रजत में परोसिए, या कोई और है तो एक पीतल में परोसिए। खाने के लिए अलग अलग पत्थर बनते थे, तो ये खाना है तो क्या लेना चाहिए, तपेली का लेना चाहिए या पलाश का लेना चाहिए। इतना बारीकी से वर्णन हमारे शुद्ध शास्त्र में किया है। आयुर्वेद का वो डोमेन नहीं है, इसमें विस्तार नहीं किया है, क्योंकि नहीं विस्तार से प्रमाण कितना भी विस्तार करे तो, लेकिन ये जो मेरा है तो वहां उन्होंने तैयार कर नहीं किया, तो वहां पे देख लीजिए ये हो गया शुद्ध शास्त्र। वो अदर डोमेन्स भी है, जैसे वृक्षायुर्वेद है, तो वृक्षायुर्वेद में 2 संहिता है, एक उपमान विनोद है और दूसरा श्लोकाला की उपचार है। 2 संहिता प्रमुख है। तो उसमें प्रकृति बताई है पुरुषों, ये वाता प्रकृति का स्तर हो, अयम प्रकृति प्रकृति का स्तर हो, इसके अनुसार उसकी चिकित्सा बताइए, इसके व्याधि बताइए। तो ये हमें वहां से लेना पड़ता है कि इसका रचना कैसी करें, इसको पानी कितना डालें, कौन से काल में कितना उसको पानी दें, ये सब व्यवस्था वृक्षायुर्वेद ने की है, ना कि हमने। क्योंकि हम तो उससे बताते हैं कि शतावरी लाओ, तो लाना है तो ठीक है, जगत में उपलब्ध है, अगर नहीं है तो उसका कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो ये सब कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, तो वृक्षायुर्वेद से ले लिया हमने। पशु आयुर्वेद है, पशु आयुर्वेद यानी गजायुर्वेद है, अश्वायुर्वेद है, उपलब्ध है, शालीहोत्र संहिता है, तो उससे भी हम कुछ वहां से लाते हैं। ये बड़ा तंत्रावर ओपन है, ये पूरा तंत्र ही बदल गया जो हमारे वंश के बाहर है। धनुर्वेद अभी कल ही किसी ने पूछा, अर्धमात्रा से ज्यादा व्यायाम हो जाएगा और आपके हाँ, तो अभी व्यायाम की आयुर्वेद की व्याख्या क्या है, तो देह व्यायाम संख्या का मात्रा तुम समझ है, और मात्रा यानी कि अर्धमात्रा व्यायाम का। अर्धमात्रा यानी जब तक आपके नाक के नीचे या कक्षा भाग में जब तक आपको पसीना आ जाए, बस पसीना आ जाने के बाद वो आपका अभिशक्ति होगी, इतना ही व्यायाम आपने करना है, ऐसी आयुर्वेद की मान्यता है। लेकिन ये किसके लिए है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए ये। अगर कोई रेसलिंग करना चाहता है या कोई सैनिक है तो उसके लिए ये पर्याप्त होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब कहां से उठा हुआ, धनुर्वेद से उठा। तो धनुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई बच्चा आगे चलकर अश्वारोहण करना चाहता है तो उसे
जो 7 साल से या 8 साल से फलाना ट्रेनिंग दे। अगर कोई गधाधारी बनना चाहता है तो उसके 8वें साल से या 12वें साल से फलाना ट्रेनिंग उसका शुरू करो, क्योंकि ये अगर पदक जीतना है, आपको स्वर्ण पदक जीतना है, तो उसे आधी मात्रा में व्यायाम करने का पर्याप्त नहीं होगा, उसे कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। अभी इसलिए हमारे यहाँ एक पूरी शाखा विकसित हुई है, शुरुआत थोड़ी मैंने की थी। हमारे यहाँ एक संस्था है, उसका मैं एडवाइजर था। ये पूरी स्पोर्ट्स पर ही क्रीड़ा को ही बोलते हैं इसको, तो ज्यादा ध्यान क्रीड़ा पर दिया जाता है और बाकी एकेडमिक्स को थोड़ा कम दिया जाता है। यानी कि वो ज्यादातर क्रीड़ा पर जाते थे, उसमें बहुत सारे वेंडर्स निकले हैं, उन्होंने है आप जरूर देख लीजिए जहाँ पर उनकी डिग्री है, तो वहाँ का मैं एडवाइजर था, अभी भी हूँ थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे ये पूरा क्रीड़ा के अनुसार, तो उनके लिए अभी देखो आप देख लीजिए कि आयुर्वेद में विरुद्धात्मक मान्य नहीं है, जैसे कि पद और जो लिखने का नाम यह मान्य नहीं है, लेकिन मैं उन जो बच्चे हैं सब उनको हर एक को विरुद्धात्मक सामने देता हूँ, क्योंकि उनकी जरूरतें अलग ही रहती है, बिल्कुल अलग रहती है जरूरत। उनकी जरूरतें क्या क्या रहती है? ये अभी बच्ची है, ये बच्ची अभी 100 मीटर के दौड़ में प्रतियोगिता में सहभाग लेना चाहती है, तो 100 मीटर को वो प्रैक्टिस कितना करती है? रोज 25 स्प्रिंट, और वैसे सुबह शाम ऐसे 25 स्प्रिंट वो मारती है और बाकी करती है। तो उसका भविष्य कितना होगा? वो मैं खाने से वो भविष्य का पर्याप्त तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे मजबूरन उसको विरुद्धार्थ नहीं खिलाना पड़ता है, ताकि उसका जो भविष्य हुआ है वो कम से कम मेंटेन कर सके। और उनकी जरूरत कैसी रहती है? वो अलग अलग ही रहती है जरूरत, क्योंकि अभी ये बच्ची है मेरी, ये दौड़ने वाली है, वो परीक्षक उनके जो गुरु है वो मुझे फोन करते हैं कि सर अभी ये बच्चा है, इसको दौड़ना है या शॉर्टपुट है उसका, लेकिन इसका वजन थोड़ा उस कैटेगरी में नहीं जा रहा है, तो इसका अभी 5 दिन में आप 4 किलो वजन बढ़ा, 5 दिन में 4 किलो वजन। दुनिया भर का विरुद्ध तो खा ले, तो फिश खा ले, उसके ऊपर दूध पी ले, उसके साथ फल खा ले, लेकिन एक बार क्वालिफाई हो गया बहुत बढ़िया। अभी ये अगर आहार में आप किसी को बता दो तो दूसरे दिन ये आप पेशेंट बनकर मेरे पास आ जाए, क्योंकि आपका उतना विरुद्ध हजम करने के लिए शारीरिक है ही नहीं। जैसे कि मेरे पास एक कोई यहाँ का ऑफिसर आया था, मुंबई के जो माल उठाने वाले रहते पूरी कामगार होते हैं, उनका एक कोई ऑफिसर आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे जो ग्रुप है वो हर दिन 12 भाकरी मतलब आपका रोटला जिसको कहते हैं, उसमें जवार की रोटी रहती है, जरा थोड़ी अलग से बनाते हैं, तो भाकरी 12 भाकरी आपको सुनकर भी थोड़ा आश्चर्य बनाओ कि 12 भाकरी और 250 ग्राम मटन रोज खाए, एक खाए। और क्यों? मैंने पूछा क्यों, तो बोला वो उनको 300 किलो का एक रहता है, वो उठाना पड़ता है 4 लोगों की टीम, 4 लोगों की टीम ये उठाएगी 300 ग्राम, और ऐसे 50 बार ये यहाँ से वहां रख देते हैं। आपको यंत्र आ रहा है, आप इनको यंत्र देते, तो ऐसे उठाते रहते हैं, तो इतना दिन का परिचय कितना होता होगा? आप एक बार अपनी आने की जो पॉकेट है वो उठा के देखिए 10 बार, 50 फीट यहाँ पे दीजिए, आपको पता चलेगा भविष्य कितना आता है। 4 लोगों की 300 किलो का ये उठाती है यहाँ से वहां तक। आपने ये मार्केट में देखा होगा कि जो ऐसे उठाने वाले रहते हैं गैस सिलेंडर वाले होते हैं, उनका खाना क्या होता है? वो हमारे यहाँ तो 12 10 रोटियां खा लेते हैं खाने में, क्योंकि वो दिन में 50 सिलेंडर उठाते हैं। 25 समझो, ये 25 होते हैं भरे हुए 25 थाली, फिर भी है ना, तो इतना अगर आपका करने चाहिए तो इनकी तो व्यवस्था तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है इसको मैं अगर बोल के नहीं यार बाहर क्यों खाता है, 12 बकरी भी खाता है, उसके बाद 250 ग्राम मटन, और बोले नहीं अभी मुझे वेज बनता है, मुझे बोलना नहीं बेटा वेज बनना यही खाना है, क्योंकि मेरा भविष्य इसी से हो जाए। जैसे अगर सैनिक है तो उसको सामरिक खाना मैं दे ही नहीं सकता ना। अगर कोई सैनिक बोलता है मुझे वो
पूरा साथ में खाना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं, तू उसको गोली मार नहीं तो वो तुझे गोली मारे, और वो तुझे गोली खाने में मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मेरा देश आपके पीछे खड़ा है, आप लड़ रहे हैं, इसलिए हम जीवित हैं, हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप वहाँ पे खड़े हैं, तो उसकी तो उसकी ताकत सीखी होनी चाहिए। तो वो सब वहाँ पे भगवदगीता या पाठ करने लगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन संकट में बढ़ जाएगा। तो इनकी व्यवस्था अलग करती है, तो मुझे कहाँ से करनी पड़ेगी, मुझे धर्मवेद से वहाँ पे बताया है इसको मैं क्या। अगर मेरे चौपा मेरे पास आ जाता है तो मैं उसमें कहूँ कि भैया आप अभी अंधशक्ति ग्रहण कीजिए, तो मेरे देश का एक गरिमा काम हो जाएगा, क्योंकि वो अगर वो स्वर्ण पदक जीतता है तो मेरे देश के हर एक का सीधा चौड़ा हो जाता है। तो उसके लिए मुझे उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो मैं कहाँ से करूँगा, तो धर्मवेद से करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परतंत्राव अवतरण। तो अभी आप मुझे उदाहरण बताइए कि ऐसे परतंत्राव अवतरण में व्याकरण ने क्या किया है, वेदांत ने क्या किया है, या अन्य अन्य शास्त्रों ने क्या किया है, या बाकी सब छोड़ दीजिए, हम व्यवहार में क्या क्या करते हैं। हमारा दैनंदिन व्यवहार में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये हमारी बेटी है महाराष्ट्र की, अभी यहाँ पे आकर रुकी है, यहाँ पे आकर वो अपना खाना तो बनाए, अभी बोले मुझे पता नहीं, मुझे जाना है कैसे बनानी देखना। तो ये खाना अगर बनाती है तो वो जो महाराष्ट्र के तत्व है वहाँ की इसको ना ही चावल मिलेगा, ना ही इसको गेहूँ मिलेगा, ना ही उसको जो मुंबई में जो बाकी हो फल मिलेंगे, ना ही इसको ये सब्जियाँ मिलेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको किसी दोस्त के पास जाना पड़ेगा, भैया ये है, ये क्या है, कटहल है, कटहला है, या कुछ परवल है, तो इसकी सब्जी मुझे बनानी है, कैसे बनाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से परंपराओं को बनाती हो। अभी मैं 10-20 साल पहले परवल गया था, वहाँ पर एक संस्था में मेरा कुछ ऐसा ही पूरा दिन भर का एक काम था, तो मैं खाने के लिए वो लेके गए थे। तो सौभाग्य एक बार में कन्या थी, वो भारत में थी, तो बोली चलो सर हमारे साथ खाओ, चलो आपके साथ खाना। तो वहाँ पर गया तो चावल, हम इतना बड़ा चावल, पूरा हिमालय पर्वत का चावल, और बाकी छोटे छोटे तलाव इसको कहते हैं, ऐसे तलाव है 1 2 3 4 5 रखे थे, और पापड़ का एक और बड़ा हिमालय वहाँ पे बना था। तो मैं तो लग रहा है कि अरे कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। तो उसने कहा अरे सर क्या है, तो कुछ फॉलो नहीं, बोला ये बिल्कुल पागल हो गया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो चलो मुझे फिर चाह रहा है, तो उन्होंने पहले मैंने ये खा, ये क्या है, इसको बोलते हैं किसी बेड़ी, तो ये पहले ये खा, इसके बाद ये खाओ, इसके बाद ये खाओ। मैंने कहा यहाँ पे चपाती रोटी क्या, तो क्या होता है, हमें अगर कुछ पता नहीं सब क्या होता है। तो ये ऐसी बात है, तो सिर्फ चावल 4 दिन में पूरा चावल, अपने घर को कोई पूछेगा तो एक महीना तक मैंने कहा अभी चावल कोई नाम नहीं कर रहा, बड़ा प्रॉब्लम है। ये मैं पूरे 4 दिन में हिमालय लेके आ रहा हूँ, और पापड़ इतना पानी के साथ। मैंने कहा यार यहाँ पे 20 लोग हैं, तो इतना तो लगता है, तो बोला ये हिमालय है, इसको खत्म करेंगे आप नहीं, इतना बड़ा पापड़ यहाँ से लेकर ये जितना है ना, इतना पापड़ का एक वाला इसको खाएंगे इतना, हाँ खाते। और मैं तो शीशे में गया था, शीशे में तो मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ। तो छोटे छोटे लड़के मेरे सामने बैठे थे, वहाँ के कर्मचारी है जेल करते हैं, छोटा स्वर्णों के आश्रम है, तो उनके साथ ही बैठा खाना खा रहा था, देख रहा था। तो मैं पड़ोस में भी आते, तो उन्होंने मेरा थोड़ा आकार देख के, मेरी उम्र देख के, तो पड़ोसना शुरू कर दिया। मैंने कहा अरे भैया क्या कर रहा है, तो बोला ये तो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत खाता है। तो मैंने बांट दिया मेरे बीवी के साथ भी, तो अच्छा बाबा आप खाते नहीं क्या, मैंने पूछा आपका व्रत है क्या, तो व्रत का मैं चावल खा लिया, इतना तो हम सुबह नाश्ते में खाते लोग। अरे यार मुझे नहीं खाना, ये 12 साल का बच्चा मेरे इतना चावल खाता था, मैंने कहा चलो आगे करके देखता हूँ मैं आप कितना चावल बनाता।
तो अंदर जाकर मैं गया और देखा तो बड़ा डॉक्टर हूँ, तो स्वामी जी का मेरा पुराना परिचय मेरा थोड़ा ऐसे ही घुस गया था, तो पूरा उनका खाने का लेके चक्कर में 100 लोग हैं वहाँ पे खाना खाते हैं, और कम से कम 100 लोगों में 200 नारियल वहाँ पे खाते हैं। यार पूरे में अगर मैंने घर पे एक नारियल एक दिन खाया तो पूरे मेरे हस्बैंड भी जितने भी डॉक्टर हाँ ये मेरी दवाई कर देंगे, लेकिन वो खाता है उसको हड़प होता है, उसको कुछ नहीं होता कि वो देश का है, और वो जितना मंत्रोच्चारण करते हैं सुंदर हमें बोलता नहीं, तो इतना मंत्रोच्चारण करने के बाद के लिए वो पर्याप्त, ऐसा मुझे उसका कस्टमाइजेशन करना है, वो सब मैं कहाँ से करता हूँ फाइल से। तो ऐसे ही परंपराओं होता है, तो आप आपके अनुभव बताइए इसमें आपने परंपराओं की, जैसे कि आप रॉकेट साइंस में मत जाइए, हर दिन के बाद जैसे कंप्यूटर से कोई आप बात लेते हो, कंप्यूटर साइंस से कुछ पूछते हैं, जैसा एक टेम्पलेट बनाना सीखते हैं, तो टेम्पलेट बनाना ये कहाँ से सीखा हम लोगों ने, तो कंप्यूटर के लोगों से ही सीखा है। वो कुछ भी कहेगा आपको बोले चलो इसका टेम्पलेट बना के, अब ये टेम्पलेट क्या है वो उनसे पता चलता है, बना के देते हैं। उसमें के लोगों को टेम्पलेट बनाने में बिल्कुल आसान होता है, 5 मिनट में किसी दुनिया होगा किसी भी विषय का टेम्पलेट बनाना, क्योंकि हमने वो व्याकरण पढ़ा है, ग्रामर पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, विभाग ऑफ बॉडी वर्क पढ़ी है, हमें ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पलेट चाहिए टेम्पलेट जो भी चाहिए आप। तो ऐसे आपके अनुभव बताइए जिसमें आपके भारत जो हमारे स्वशासन ने भी किया हो या अन्य शासनों से कुछ परंपराओं को किया हो और उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए। हाँ बताइए, और एक बात वापिस बता दो, आपका प्रतिपादन सही हो झूठ हो ऐसी चर्चा यहाँ पे नहीं है, हर बहुत से शुरू हो गई नहीं, जैसे कि आपने अभी देखा था आपने माधव जी ने कि देखिए बता पाता है वो परंपराओं है कि आयुर्वेद में वो स्वीकृत नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको समझाने के लिए वो 5 प्रकार लाए वहां से और आपको बता दी तो ये क्या है परंपराओं, ऐसे कुछ आपके उदाहरण बताइए। साहित्य में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जैसे चलिए जानते हैं पढ़ाया इसमें एक बताया गया कि कुटुंबों का प्रतिविकास हो आवश्यक करोड़ों का है, कुटुंबों का प्रतिविकास हो आवश्यक, अभी कुटुंबा क्या है ये अविवेक कर, तो टीकाकार ये स्पष्ट कर देते हैं कि कुटुंबा यानी क्या होता है क्या नाम है। विचलित आपने पढ़ा हो तो विचलित में पहले अंक में नहीं पहले या दूसरे अंक में वो लीडर जो सरकार का वो चेहरा होता है लीडर, वो इस विदूषक को चारों का जो विदूषक है उसका नाम मैत्रेय, मैत्रेय को बोलता है महाब्राह्मण वर्षे, अभी शब्द ब्राह्मण के लिए महाशब्द प्रयुक्त नहीं होता है ना, तो इसका वर्णन इसमें नहीं है, वो ज्यादा है महाब्राह्मण वर्षे, लेकिन इसका विवरण टीकाकार ने किया शब्द नहीं होते विमोचन हो गया, लेकिन आपको आप जानते हो इस कंडीशन में और शंकर है, गुरु है, ब्राह्मण है और कुछ है, मतलब आपको कोई जानता है इसमें शब्द प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि खिलाने के लिए कहता है इसका स्पष्टीकरण टीकाकार ने किया, जैसे तन्वी शर्मा शुक्ल शर्मा कलियास ने कहा है तो विद्वान व्यक्ति देवी शर्मा चक्कर रेडी कृष्णा निधना थोड़ी बारों से लगना सफलता समाप्त क्या दर्द से ये वेदों में कहा गया है, तो वेदों में श्यामा शब्द है, तन्वी श्यामा, श्यामा का मतलब क्या होता है ये उन्होंने अलग प्रकार से लिखा, अधिरसों प्रयुक्त करता है कि श्यामा का मतलब क्या होता है, लोग ज्यादा श्यामा ये वर्ण विशेष मानते हैं, तो श्यामा ये वहाँ पे कालिदास जी ने जो शब्द प्रयोग किया है वो वर्ण विशेष नहीं है, वो स्पर्श विशेष। आप आपके महिला की टीका देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे श्यामा शब्द है ये वर्ण विशेष का वर्ण नहीं है, स्पर्श विशेष का वर्ण है, ठीक है। ऐसे आप उदाहरण आपने देखे होंगे, लेकिन आपने सिर्फ इसको डिमांड नहीं कर लिया हो कि ये परंपरा होगा, तो आप ऐसे उदाहरण आपके दैनिक व्यवहार में बता दीजिए।
परिवार वतन के बहुत सारे उदाहरण खुद देखने को मिलते हैं। मेडिकल साइंस में ही जब हम लोग कहीं चिकित्सा करने कराने के लिए जाएंगे किसी के पास, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उनको जो अपना शरीर होगा, अपना शास्त्र क्या था प्रायोगिक सिद्धांत जो लक्षण दिखाई पड़ेंगे बीमारी के, कि उनका अपना हो गया। पर फिर बाद में कुछ टेस्ट कीजिए, तो जिस भी यंत्र से हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो यंत्र तो फिजिक्स का विषय है, वो अध्ययन करता है हमारे शरीर का, उसके माध्यम से यंत्र बनते हैं, तो भौतिकी का विषय हो जाता है, इंजीनियरिंग का विषय हो जाता है, और उनसे बने जो यंत्र हैं उनसे हमारे शरीर का ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग होता है। इस प्रकार से कुछ और भी टेस्ट हैं जो हमारे शरीर के एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन से रिलेटेड हो सकते हैं, वहाँ हमको केमिस्ट्री की मदद लेनी पड़ जाती है। ऐसे ही कहीं को जाना भी है तो हमारे पास साधन तो अपना बैठ ही है, लेकिन फिर हम मोटरसाइकिल लेते हैं या कोई साधन लेते हैं, अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। भाव प्रकाश से हमारे पास भी है, ज्योतिष में भी भाव प्रकाश जी, तो उसमें एक शब्द आता है उदाहरण, बहुत दिनों तक पढ़ाते हुए शब्द मिल गया, टीकाकारों ने ऐसे लिख दिया बैकुंठ, तो मुझे समझ नहीं आया कि बैकुंठ क्यों लिख दिया, क्या है शब्द, इसके पीछे में 2 दिन लगा रहा। कई लोगों ने पूछा ज्योतिष के शब्दकोश देखे, तो कहीं उसका शब्दकोश में दिया नहीं। फिर ऐसे चर्चा करने में समझ में आया कि भागवत महापुराण में कोई मूल नामक दैत्य है, उसका भगवान विष्णु ने उसको संहार किया, तो मूल नामक दैत्य का हरण करने वाले भगवान नारायण जहाँ रहते हैं, उनका जो है बैकुंठ वो वहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे पुराण में जाना पड़ा और व्याकरण सहायता लेनी पड़ी, तब जाके साथ निकला। अब ये हमारे शब्दकोश में भी नहीं है, ज्योतिष के शब्दकोश में नहीं है। तो इस प्रकार से अनेकों उदाहरण हो सकते हैं और जिनका खूब जो लोग करते हैं अपने शास्त्रों में। और आपने तो ये कर लिया, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि इसको तंत्रिकी बोलते हैं। तब जब हम रिसर्च पेपर लिखोगे उस पर ये तंत्रिकी का नाम लिखोगे, ये मैंने किया है तो ये मेरा परतंत्र है, ये तंत्रिकी है। उसका मूल विषय राजनीति, भौतिक अर्थशास्त्र। तो उसमें उन्होंने काफी सारे पहलुओं की चर्चा की। तो उसमें एक प्रकरण आता है दुर्ग निवेश, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फोर्ट। सो दुर्ग की रचना और निवेश, इसके बारे में वो ने काफी व्याख्यान दिया। तो उसमें कई आर्किटेक्चरल डिटेल्स आते थे, दुर्ग की रचना वास्तुविद्या के हिसाब से। मग त्याच्यात उन्होंने छोटे-छोटे डिटेल्स दिए कि दुर्ग का द्वार कैसे हो, तो त्रिपंचभागी कपाटयोः, ताकि दुर्ग का जो दरवाजा है वो सिंगल 2 पैनल्स और त्रिपंचभागी उसके 5 भाग में वो विभक्त हो। उसका बाद में रेलेवेंस हम सोच सकते हैं उसके बारे में। और एक उन्होंने निर्देश किया है अणिद्वारम नामक मनुष्य दिल्ली दरवाजा, छोटा दरवाजा। सो इन सारी बातों का संरक्षण के साथ भी बहुत संबंध है। दुर्ग का दरवाजा और टाइम फुल ओपन नहीं है, छोटे दरवाजे से आ जाओ संरक्षण के माध्यम से। त्रिपंचभागी का ये जो तत्व है वो मजबूत से रिलेटेड है। सिंगल पैनल आप बड़ा दरवाजा दिखाओगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके 5 भाग हैं। तो ये जो सारे तत्व है उन्हें पूरी तरह से पता है कि वास्तुशास्त्र का रोल है, तो उन्हें ये भी ध्यान है कि मैं वास्तुशास्त्र के लिए, तो वो अपनी मर्यादा भी जानते हैं। वो सिर्फ एक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करेंगे और आगे जाएंगे। सो ये परतंत्र ऐसे कई एग्जाम्पल ये आपको करना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि यहाँ पे इसका विवरण वहाँ पे देख लीजिए या समानांतर संप्रदाय में देख लीजिए। हमें रीडर सपोज टू बी नहीं, वो तो सही बात है, रीडर सारे रिलेशन होती ही है। अच्छा, ये शास्त्र में ऐसे रेफरेंसिंग कुछ नहीं है, इज वेरी ब्रीफ, क्योंकि उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो राजन तो वो उनका विरोध पक्ष है कि एक बार सब जानते ही, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है उसका निर्देश हमेशा क्या आगे जाते हैं। ही डज नॉट गो ट्रेसपासिंग नहीं करते दूसरे के क्षेत्र में। अधिकारी इस तरह होती है। ये भी आप ग्रंथ में लिखिए, जब छात्र लिखोगे तो ये मेरा अधिकार नहीं है, इसके पदाधिकारी में इस तरह होती है, इसके अधिकार में मैंने ठीक। और कुछ उदाहरण ये पीछे बैठे हुए लोग जरा सोचते हैं कि आगे जरा कुछ बोलिए आप। नाट्यशास्त्रे शास्त्रमौलिः यस्य
जीवनसन्दर्भे शृङ्गारभेदाः उच्यन्ते तदानीं त्रिपुरशृङ्गारस्य भेदाः तत्र उच्यन्ते तदानीं दुसरेण यदि ज्ञानम् आवश्यकं तदानीं कामशास्त्रं द्रष्टव्यं सम्यक् तो ये हो गया प्रकृति अर्थशास्त्र का, ये आपको बताइए ज्योतिष का और कुछ न्याय शिक्षा शास्त्र में कॉन्सेप्ट है वो सर्वविदित है उसको ट्रांसफर करते हैं अधिगत स्थानांतरण कहते हैं अलियारिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप गणित पढ़ेंगे और फिजिक्स का कुछ विषय है तो वो गणित आपको वहाँ काम आएगा और वो फिजिक्स की दृष्टि से आपको दूसरा चीज नहीं करेंगे गणित का जो प्रोसेस है पहले से एक्सेप्ट करेंगे तो हाँ और होता है। तो इसी प्रकार से जो मैक्लोगर में भाव होता है नेचुरल एक्सट्रीम्स तो वैसे ही अपने साहित्य शास्त्र में जो जबरदस्त के जो भाव है अब इस स्थायी भाव पर जो विचार करते हैं तो नाट्यशास्त्र साहित्य का विषय किंतु साइकोलॉजी पर विचार करना है ठीक है। तो साइकोलॉजी के ऊपर जो विचार करेगा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान की दृष्टि से ही उसको ये करेगा मतलब साहित्य शास्त्र में सभी शास्त्र होते हैं किंतु इतना बैलेंस लगता है कि साहित्य की कथा आलोचना रहे और तत्व शास्त्र का स्वरूप भी यथावत रहे। एक और उदाहरण में बताता हूँ जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण कि शुक्ला प्रदेश में इतना सुंदर होता है कि लक्ष्मी का वर्णन करते हैं कोई व्यक्ति लक्ष्मी के मन से बने होता है दाह दर्प जोरस्मा। एक और उदाहरण बताता हूँ कि जो आरंभ में शुरू होता है कि एवं संस्कृत रामसो देशेषु राजा चंद्रापेण देव राजा ऋषिकांचकेषु प्रतिहारा उपकरण संहार संग्रहार्थम आदेशु यहाँ से शुरू। इसके बाद कहता है कि विविध वेदितव्यस्य अधिकसर्वशास्त्रस्य न हि अत्यल्पं हि उपदेष्टव्यमस्ति केवलं च निसर्गतः अभानभेदाभाननिमित्तम् अभानभेद्यं स्वरत्न आनुपरिच्छेद्यम् अधिग्रहणं तमों योगं प्रभवम्। अब इसमें मतलब आयुर्वेद भी आ रहा है मनोविज्ञान भी आ रहा है उस विषय को बिल्कुल उसी रूप में रखा है। आयुर्वेद का बहुत कुछ आता है राजनीति भी आ रही है नीति शास्त्र भी आ रही है व्यवहार भी आ रहा है परंतु उसकी ब्यूटी क्या है कि महाराष्ट्र की किसी भी शास्त्र को अन्यथा नहीं रखता है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेद के इतने उदाहरण दिया है कि आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेंगे किसी भी साहित्य के उसमें जब उसने शुक्ला संदेश में मुझे तो तेरी आंधत्व बताया वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा हाँ और इतने अलंकारों का प्रयोग किया है कि ये लक्ष्मी ने तरंग रूपदा दो या राशि समूह के तरंग रूपदा कविरोधावास अलंकार। अब ये अलंकार शास्त्र है ये लक्ष्य ग्रंथ है वो लक्षण ग्रंथ है उसका समन्वय करना एक विलक्षण मतलब कॉम्बिनेशन है समझ के तो ये वंडरफुल डिजाइन आप उदाहरण बताइए। हाँ बताइए ये परतंत्र पर जब चर्चा चल रही परतंत्र अवलोकन तो कैसे परतंत्र का शास्त्र में अवलोकन किया गया ये प्रोफेसर महोदय ने कुछ कहना चाहते हैं वो हमारे पुणे वाली बाण का विषय है इसी जब महाश्वेता वृत्तांत करके वृत्तांत आता है तो यहाँ जो वर्णन करता है दक्षिण तीन से उत्तर तीन से जा रहा है अशोक से तो वहाँ एक विशेषण है और चक्की के चकोर चुनरी के मरीज अंकुर तो इसका भी विशेषण है और चक्की के चकोर चुनरी के मरीज अंकुर तो चक्की के चकोर पक्ष में जो नयन है ये विष पर
And then he finally looked up, and he finds that Pakshi bird, and his eyes are stable. And that's why he's Achakita. He has not been Chakita. When he as he happens, when he finds poison. Okay. ये स्टडी में भी है ये नवजात को अगर खाना देना है तो उसकी परीक्षा कैसे की तो भी उसमें है अच्छी भी है प्राणी भी है और शुद्ध रक्त की परीक्षा कैसे की जाए इसमें भी बोलते हैं अगर स्वाम या पाप ऐसे उस रक्त को स्पर्श करे तो शुद्ध है अन्यथा ये मालूम नहीं था पहाड़ में लेकिन कादम्बरी तो जो पहले से शुरू होता था जैसे जो वसुमती रामसुमती मेरा एक दोस्त था हाँ तो पहले वो राजा को हाँ इसी तरह से तो मैं जब पढ़ता था तो हमारे क्लास 20-25 साल बाद ये था तो एक हमारा साथ भी था वो बहुत जो हम सब लोग ये कंटेस्ट कर रहे थे तो वो क्लास में आता था वो ये पढ़ रहा था और उसके बाद में भारत माता की जय बोल के कितना पढ़ता तो अभी इतने सालों के बाद भी वो अभी ये ये है पत्रकार है तो किसी व्हाट्सएप पर ग्रुप पर हम मिले मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या शिक्षा की आपको याद बिल्कुल याद है वो और उसने वो डायरेक्ट पूरा रट दिया और मैंने मुझे लगा वो शायद भारत माता की जय बोलना हो गया लेकिन वो बोला कि वो अभी भी बोला भारत माता की जय और तो ये समय की बात है अभी मैं बोल गया अच्छा तो वहाँ पे कोई भेद करते हैं तो भेदों में 3 भेद उत्तम काम होता है उसकी व्याख्या और उसका लक्षण बनाते हैं इदम उत्तम सही वाच्यात् बलिर्बुद्धि तो वहाँ पर एक बुद्धि विद्या करेंगे बुद्धि ना विद्या करेंगे हाँ बलि ना स्फोट व्याकरण तत्र अवलोकन तो सब व्याकरण हो के लिखा है क्या बात आप वापस बताइए तो कहाँ पे आया है ये काफी प्रकाश में आया है तो दो ही प्रकाश कैसे बोलिए काफी प्रकाश प्रकाश तो पढ़ा है मैंने अगर मुझसे अगर मुझे व्यवहार में नहीं शेयर करना चाहिए वो तो शुरू है ये बात कौन से गाँव में बट नहीं उसी के अनुसार तावदेव भेद जो है उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार के भेद दिए हुए उत्तम भेद है उसी भेद में उत्तम में जो है ध्वनि पद है वो ध्वनि पद में स्फोटवाद से लिया गया है व्याकरण का एक सिद्धांत स्फोटवाद है वहां से उसको ग्रहण किया है तो उसको हमको पढ़ने के लिए साहित्य के ग्रंथों से तो नहीं व्याकरण का स्फोटवाद पढ़ना है मेरी तरह पड़ेगा और कौन सा मतलब स्फोटवाद वाक्य पद एक साहित्य अकादमी संस्था को मालूम थी वहाँ पे वर्चुअल का एक मोनोग्राम लिखा गया है दिल्ली की साहित्य अकादमी मुंबई की तो उन्होंने इंद्रचंद्र नारायण मूर्ति दक्षिण के प्रख्यात विद्वान है उन्होंने एक मोनोग्राम लिखा था तो उसका ट्रांसलेशन मराठी में मैंने किया तो वो भी उपलब्ध है तो ऐसी बात नहीं कि वो ट्रांसलेशन मराठी में करने के लिए कोई तैयार नहीं था तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो जानते थे तो बोले डॉक्टर साहब आप भी कर दो ये ट्रांसलेशन तो उसको हाथ लगाने की इतना बढ़िया मोनोग्राम है वो वर्चुअल है आप जरूर पढ़ लीजिए बड़ा ही अच्छा मोनोग्राम है साहित्य अकादमी का अंग्रेज भी मराठी में है जो पत्रिका वो करता है उसमें कुछ वैचारिक साधन की आपका होना चाहिए जैसे कि हिग्स का नियम क्या होता है कि वस्तु जो होती है वो तैरती है तो अगर ये सिद्धांत हम खाने में लाए तो पानी पे तेल रहता है और तेल पे बाहर रहता है अच्छी तरह तैरती है ना क्योंकि वस्तु तैरती है जैसे पानी में लकड़ी डाली तो वो तैरती है ऊपर आ जाती है तो ये जिसका नियम हम खाने में लाए तो क्या करना हो जाएगा कि पानी पे तेल तैरता है और तेल पे भजी तरलता है भजिया और पकौड़े तैरते हैं इसका मतलब ये
पकौड़ा खाने में सबसे हल्का हो गया क्या? तो इसके लिए इसकी परिभाषा है, परिभाषा नहीं बोले तो परतंत्र अवलोकन करते समय ये भी एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का अवलोकन करेंगे, उसमें कुछ न कुछ हमारी वैचारिक सामान्यता हो, उसी का अवलोकन हम करेंगे। ये उसमें डिस्क्लेमर। चलो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।